एंड डायमेंशन में देखो काम की बातें करने जा रहे हैं। काम की बातें करूं तो आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलेंगे आपसे, पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताऊं। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, फाइंड, सुन लो, हम थियोरी भी पढ़ेंगे क्वेश्चन भी करेंगे। सुनो, लिखा होगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे लिखा होता है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जितने भी टाइप है सारे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा जो कराऊंगा, पक्का। आप पेपर दे के आना, आप चेक कर लेना कि हाँ इससे बाहर नहीं आ रहा। क्वेश्चन लिखा आएगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, और कुछ चीजें लिखी होगी कि भाई ये है इसका इसका इसका। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या थ्योरी चाहिए? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरी इतनी से चाहिए कि जब भी कोई मास हो ना, मास के लिए हम m का डायमेंशन सिंबल यूज करेंगे, m। और डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबके लिए l का इस्तेमाल किया करेंगे। और टाइम के लिए t का इस्तेमाल करेंगे, बस। इफ यू नो दिस, अगर आप इतना जानते हो, बस अगर आप इतना जानते हो तो काम हो गया, गेम आसानी से हो गया। अगर बस आप इतना जानते हो तो बात समझ में आती है। अच्छा, तो जिन जिन को ये समझ में आ रहा है कि भाई यूनिट एंड डायमेंशन में फाइन डायमेंशनल फॉर्मूला वाले में कि मास का ये मतलब होता है, डिस्टेंस का ये होता है, टाइम का टी ये होता है, और कुछ बातें आप मेरे कहने पर याद कर लेते हो, तो भाई जीवन हो जाएगा सफल। पहला क्या आपको याद करना है? स्पीड का, स्पीड लिखा हो या वेलोसिटी लिखा हो, महक क्या होगा? एल टी माइनस वन, याद करना है बस। मैं कह रहा हूं कि आपको ये याद करना है कि होता है, ये होता है तो होता है। ये कैसे बना? बहुत सिंपल है। कैसे बना समझा रहा हूं, देखो। स्पीड या वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम एल बोलते हैं, टाइम को हम टी बोलते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एल टी माइनस वन। तो आपको ऐसे ही हम सबका ड्राइव नहीं करने वाले, हम सबका डेरिवेशन नहीं करने वाले। मैं आपको कहूंगा 4-5 याद कर लो और सारा चैप्टर हो जाएगा आपका। मैं कहूंगा स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन का याद कर लो। अगर आप एक्सेलरेशन का एक बार याद कर लेते हो एल टी माइनस टू, तो मजा आ जाएगा, मजा। तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा। वैसे मैं कहता हूं आपसे कि आपको फोर्स का याद होना चाहिए। फोर्स, फोर्स कितना होता है? एम एल टी माइनस टू। और लास्ट में आपको 2-3 और कहूंगा बस। एनर्जी का याद कर लो, एनर्जी का याद कर लो, वर्क का याद कर लो, एनर्जी का, वर्क का। कोई भी एनर्जी हो, दुनिया की कोई भी एनर्जी, कोई भी वर्क हो, उसका होता है एम स्क्वायर टी माइनस टू। मतलब इसको रटना है, क्योंकि अगर आपने इसको याद कर लिया ना, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, अगर इतना याद है, और कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज, जो फॉर्मूला हम फ्यूचर में पढ़ने वाले। पर यहां पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूलाज। मैं आपसे कह रहा हूं ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। पहला, ये जो फोर्स होता है, फोर्स वो होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला जो 9th में पढ़ा था आपने। और यहां पर जी का मतलब पता होना चाहिए। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे सर क्या बकवास चल रही है? बेटा अगर तुम ये सब याद रखोगे ना, तो फ्यूचर में बहुत सारे तगड़े तगड़े क्वेश्चन कर लोगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आएगा बहुत। तो देखिए, फोर्स का ये फॉर्मूला याद कर लो। सेकंड, ये स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन में एरिया। अब सबसे खास बात, इसी को हम प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रेशर। इसी को हम यंग्स मॉडुलस कहेंगे। क्या कहेंगे? यंग्स मॉडुलस। इसी को हम बल्क मॉडुलस कहेंगे। सुन लो, बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसी को हम इलास्टिसिटी कहेंगे। इसी को कहेंगे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी आप क्या कह रहे हो सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। सर सुनो ही मत, बस याद कर लो अगर इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने हैं तो। क्योंकि इस चैप्टर में उन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया गया है जो हम भविष्य में पढ़ने वाले। ये याद कर लिया हमने। वैसे ही कुछ और भी चीजें याद करनी पड़ेगी। जैसे आपने ये याद किया, ये याद किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी होता है वो होता है एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। एच मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और एफ का मतलब है यहां पर फ्रीक्वेंसी है।
आपको ये सब याद रखना पड़ेगा अगर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा चुन चुन के, टेंशन मत लो। अब आपको एक और चीज याद कर लेनी चाहिए कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। जब भी कहीं फ्रीक्वेंसी आए आपको t-1 यूज करना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है t-1। अगर आप ये फॉर्मूले जानते हैं स्ट्रेस का, प्रेशर का, यंग्स मॉडुलस, वर्क मॉडुलस। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो पूछ सकते हैं आपसे ये लोग एग्जाम में। जैसे एक चीज होता है फोर्स, नीटा ए dv बाई dx। अब तुम बोलोगे ये क्या है भाई, चलो रुक दो। डेल्टा v बाई डेल्टा एल। तुम बोलोगे सर ये क्या है, बता रहा हूं देखो। F का मतलब फोर्स होता है, A का मतलब एरिया होता है, यहाँ पर V का मतलब है वेलोसिटी। क्या मतलब है? और L का मतलब है लेंथ, समझे? और यहाँ पर ये जो नीटा है ना अजीब सा N जैसा, A का मतलब होता है एरिया, सबको पता होना चाहिए एरिया। यहाँ पर इसका मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि अगर आप इन फॉर्मूलों को जानते हो तो कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे, मजाक नहीं कर रहा, झटके से कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। यानी मैंने कहा अगर आपको इतना पता है कि इनका मतलब क्या है और इसका पता है कि इनका मतलब क्या है, तो चांसेस है कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में पूछे जाएंगे इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब हम इसको नोट करने का टाइम देंगे आपको सिर्फ 2 मिनट, इसको और इसको नोट करने का टाइम देंगे सिर्फ 2 मिनट। जिन्होंने नोट कर रखा है वो दोबारा करेंगे, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप लिख लिया होगा, इतना याद होना चाहिए, मतलब ये रट्टा होना चाहिए बिल्कुल, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, इनमें कम से कम ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐड ऑन करना चाहे तो एक दो और कर देता हूं मैं, चलो। सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सब वैसे पूछना नहीं चाहिए बच्चों से, पर लोग पूछ लेते हैं। सरफेस टेंशन होना चाहिए फोर्स अपॉन में लेंथ। और एक और मन किया, पावर जानते हो आप लोग? एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो कम से कम ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, नोट कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन की बौछार लगा देंगे। हमें अगर सच में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इन सबको याद करना पड़ेगा कि भाई इस फॉर्मूले को ये कहते हैं, इस फॉर्मूले को ये कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम t-1 कहते हैं डायमेंशन, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। सबको पता लग गया ये? और सबको पता लग गया तो हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आपके सामने और आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं सिखाऊंगा कैसे। देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मुझे पहला कैसा क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार आप एक काम करो, क्वेश्चन लिखाएगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल, और यहाँ लिखा होगा फॉर्मूला, और नीचे लिस्टिंग करी होगी, लिस्टिंग एक या दो कुछ भी सकता है। जैसे उसने बोल दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल दिया, या उसने बोल दिया सेकंड बोल दिया मेरे से कि भाई प्लैंक कांस्टेंट का निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और क्वेश्चन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है जी, कैपिटल जी। और प्लैंक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एच। ये मैंने बोला कि ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एच का मतलब क्या है, यहाँ पर एच का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पर जी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं समझ गया कि मुझसे क्या कह रहा है। फिर मैं जब सॉल्यूशन के पार्ट पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ, और ए के लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और मुझे किसको निकालना है? मुझे निकालना है जी इज माई टारगेट, क्योंकि उसने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? जी को निकालूंगा बाहर। कैसे निकालूंगा? एफ के अंदर आर का मल्टीप्लाई, जो जाएगा एफ आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? और दोनों मास होंगे नीचे डिवाइड, m1 m2। तो यहाँ से मुझे जी मिल गया। जी का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? एफ आर स्क्वायर m1 m2 नीचे आ गया। अब मैं बड़े प्यार से बोलूंगा, देख भाई मेरे सर ने कहा था कुछ चीजें रटनी है। मेरे सर ने कहा था कि ये वाला पेज एक बार रट लेना है जो भी यहाँ दिख रहा है, दूसरा सर ने कहा था ये रट लेना है। इन दोनों को मिला के हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला। अब मुझे जी का वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भैया देखो फोर्स का मैं याद कर चुका हूँ, याद करो कितना था? MLT-2। आर को मैं याद कर चुका हूँ, आर कितना था याद करो? L स्क्वायर। और नीचे क्या चला? नीचे m1 इंटू m2 यानी m इंटू m। तो किसका आंसर आ गया? जी का। तो आपका जी का डायमेंशन रेडी है, डायमेंशन के लिए डब्बा लगा देना ऐसे। अब क्या होगा देखो, m ने m को काट दिया, ये m ऊपर जाएगा, m-1 हो जाएगा ऊपर जाके, l का क्यूब हो जाएगा, l क्यूब, और ये t-2। तो ये हो गया आपका जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें उसके फॉर्मूला पता है तो। जैसे प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे? प्लैंक कांस्टेंट निकालने के लिए जब आप सॉल्यूशन, आप बोलोगे बी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो भैया एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू में फ्रीक्वेंसी, याद है आपको? और आपको एच निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का मैंने रट्टा मार लो, वर्क एनर्जी का m L स्क्वायर t-2, और नीचे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मैंने कहा था t-1। क्या बोला था मैंने? तो बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल है, ब्रैकेट लगा दो, ये t माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ml स्क्वायर t माइनस वन ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, t माइनस वन ऊपर जाएगा तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये माइनस टू में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना ये। तो बस ये इसका आंसर होगा डायमेंशन ऑफ एच। अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ जो आपको करना है घर से खुद। होमवर्क रहेगा डायमेंशन निकालने के लिए, असाइनमेंट आप लोगों को दे दूंगा, वो करते रहना घर पे। डायमेंशन आपको निकालना है, फर्स्ट निकाल लेना नीटा का, नीटा समझ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जहां पर आपको पता है। फिर आप निकाल लेना सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालो, मैं आपसे कहता हूं। और आप निकालो यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस, ये करके दिखाओ यंग्स मॉडुलस वाला। तो मैंने कहा देखो यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, बताया था मैंने। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस, प्रेशर, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबका सेमी फॉर्मूला आने वाला है डायमेंशन वाले केस में, ठीक है। तो मतलब डायमेंशन के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, व्हाट आई एम सेइंग, सुन लो, कोई मुझे मूर्ख मत समझना। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में ये फॉर्मूला यूज करना है। इन फ्यूचर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बल्क मॉडुलस का अलग हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब अलग हो जाती है बातें। अभी डायमेंशन के लिए यूज करना है, डायमेंशन के लिए ओनली फॉर डायमेंशन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब उसने मुझसे क्या बोला है, उसने मुझसे बोला यंग्स मॉडुलस निकालो, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा बताओ, फोर्स अपॉन में एरिया। सो आई विल गो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अभी याद करवा दिया मैंने, ml t माइनस टू, एरिया क्या होता है, डिस्टेंस इनटू में, एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, l स्क्वायर। यू विल गेट योर आंसर, इसको सॉल्व कर लेना। यानी दुनिया जहां का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर आपको 2 पेजेस याद है तो इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला वैरायटी कैसा होता है, अगला वैरायटी ऐसा होता है, क्वेश्चन नहीं लिखा, लिख लो फटाफट, धूम मचा देंगे, है ना दोस्तों। ये पता नहीं आप लोगों को, ये जो r होता है, जिसको नहीं पता, r का मतलब डिस्टेंस होता है, पता है सबको। जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या था, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, r का मतलब रेडियस, r का मतलब डिस्टेंस। इसलिए मैंने क्या किया है, देखो ये f है, f इंटू आर स्क्वायर, तो ये f के बगल में r स्क्वायर का मतलब है l स्क्वायर। पता है ये बात, तुम सबको पता था ये सब बातें, तुम्हें पता था ये बात, अरे पूछा भी करो भाई। आर किसको नहीं पता था ये बताओ, एक दो, पूछा, इतने सारे लोगों को नहीं पता, मूर्खों की तरह बैठे हुए, पूछेगा कौन। तो आर की जगह पर एल स्क्वायर लिख तो दिया था, एल मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, चलो मैं ये वाला करके दिखाता हूं, सुनिए, नीटा वाला करके दिखा रहा हूं मैं। एफ नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, तो ऐसा अज्यूम कर लो आप, डेल्टा डेल्टा कट गया तो वी अपॉन एल ही है एक प्रकार से, ये डेल्टा डेल्टा कुछ नहीं होता, वी अपॉन एल लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से नीटा निकालना है आपको, तो नीटा कैसे निकलेगा, तो एफ से हम एल को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए और वी से डिवाइड करेंगे, देख लो खुद से देखो, ये निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एफ है, ए और वी नीचे आएंगे और एल ऊपर जाएगा। फोर्स का मैं याद करवा चुका हूँ आपको, फोर्स का मतलब कितना होता है, ml t माइनस टू, एल का मतलब लेंथ l, ए का मतलब था एरिया, एरिया हो जाएगा l इंटू एल, और नीचे वेलोसिटी का मतलब क्या था, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी सभी वैल्यूज को लिखने के बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट ऑल, एक एल से एल कट जाएगा, एक एल से एक और एल कट जाएगा, तो m और ये l वन बचा हुआ है ऊपर जाके हो जाएगा ml वन और t माइनस वन, यही है क्या, तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आप कर लोगे बाकी चीजें। अब देखिए सबने नोट कर लिया क्या, देखो भाई दुनिया बहुत फास्ट है, मैं तुम्हें जीरो मान मान के बार बार नहीं पढ़ा सकता कि आप जीरो हो, आप जीरो नहीं, आपको मेरे स्पीड के साथ मैच करना पड़ेगा। कब तक भोंदू बने रहोगे, भोंदू बढ़ जाना आगे, दिमाग तेज रखो, अब भोंदू नहीं बनना है, मेहनत करना है। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा, सुन लो, मैं आपसे बोलूं, देखो मैं आपसे बोलूं आम, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, आते हैं पर एग्जाम में, आम प्लस आम क्या मिलेगा, आम ही मिलेगा। अगर मैं बोलूं आम प्लस केला तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर जो दो चीजें एडिशन में है तो वो सेम ही होनी चाहिए, जैसे आम में आम जोड़ोगे तो आम मिलेगा, आम में केला जोड़ोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे मेरी बात को। यानी अगर दो चीजें आपस में जुड़ी है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना, कई लोग इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, पर हमें इतना वो नहीं है। होमोजेनिटी समझते हो कि भैया देखो सेम चीज में सेम चीजें ही जोड़ सकते हो आप, ऐसा नहीं सकता कि हमने बोला भैया 2 आम और 4 केले 6 फल, 2 आम और 6 केलों को हम जोड़ नहीं सकते, समझ रहे बात को। तो वही कह रहा हूं मैं, आम में आम होता है हमेशा, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है तो उनका नेचर सेम है। नेचर क्या है, जैसे मैंने कहा देखो 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है प्लस एक्स गिव्स 15 न्यूटन। अब मुझे पता है अगर ये फोर्स है तो ये एक्स भी क्या होगा, फोर्स होगा,
बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स में फोर्स ही जोड़ सकते तभी आंसर आएगा। यानी जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी और वही डायमेंशन इसकी होगी, तो डायमेंशन सबकी क्या होनी चाहिए, सेम, तभी हम जोड़ पा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा बनता है देखो कि भैया देखो P प्लस ए V माइनस बी आर टी, ये कोई इक्वेशन है सपोज, वो कहेंगे यहाँ पर P है प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का डायमेंशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में, अगर प्रेशर में ए जुड़ा हुआ है तो ए भी क्या होगा, प्रेशर, तो बोलेंगे भैया ए का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा। अब प्रेशर मैंने पहले सिखा दिया आपको, फोर्स अपॉन में एरिया, याद है। तो ए का डायमेंशन देखो, फोर्स कितना होगा, एम एल टी माइनस टू, एरिया होगा आपका एल स्क्वायर, तो लो सॉल्व कर लेना, आ गया ए का डायमेंशन। फिर बंदा बोलेगा कि फाइंड डायमेंशन ऑफ बी, तो अगर ये वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है ना, तो बी माइनस हुआ है, तो बी भी क्या होगा, वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम का माइनस कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे भैया वी का डायमेंशन और बी का डायमेंशन सेम होगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बताओ, साइड इंटू साइड इंटू साइड, डिस्टेंस का क्यूब, तो ये हो गया आपका बी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया। तो अगला टाइप का ऐसा क्वेश्चन होता है, इसे नोट कर लो, फिर एक टफ क्वेश्चन देता हूं, नोट करो इसे। क्या आ रहा है ए का, अच्छा ही चेक करते हैं, चलो आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस चलो B ले देते हैं, B। अब निकालो A और B का डायमेंशन, सेम क्वेश्चन, A और B का डायमेंशन निकालना है, ट्राई दिस। सबसे पहले आंसर कौन बताएगा देखते हैं, जहाँ V का मतलब वॉल्यूम ही है, P का मतलब प्रेशर है, A का निकालना है। देखो जितनी सीधी बात होती है उतनी अच्छी होती है, प्रेशर A बाई वी स्क्वायर लिख देंगे, A निकालना है आपको, A ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। अब दोस्तों डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपन में एरिया, तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर का। ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल क्यूब और उसका भी स्क्वायर, एल क्यूब का स्क्वायर। अब आपको बताऊं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो अब तो बस इजी है, काट पीट कर देना, ठीक है, काट पीट कर देना, ये L6 हो जाएगा। इसके बाद की तो आपकी जिम्मेदारी है, और B का तो अभी भी सेम रहेगा, वॉल्यूम के बराबर एल क्यूब। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहेंगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डायमेंशन का एप्लीकेशन, इसे नोट कर लो। देखो भाई अगर ये प्रेशर है तो जुड़ी हुई चीज पूरी क्या होगी, प्रेशर, आर्म इक्वल टू आर्म, आर्म प्लस आर्म, दोनों ही आर्म होंगे, ठीक है। सो काम की बातें क्या है, छोटी सी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, चेक, भाई चेक करो कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं, करेक्टनेस डायमेंशनली। क्वेश्चन आएगा चेक करो कि भाई जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जैसे मान लो हमें, चुप हो जाओ, क्वेश्चन लिखा है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब हमें ये देखना है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। मान लो कोई साइंटिस्ट है नया नया, उसने बोला ये फॉर्मूला है, बताओगे सही है कि नहीं, तो हम डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। तो हमने कहा अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बराबर है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब अगर ये आर्म है तो ये भी क्या होना चाहिए, आर्म, और ये भी क्या होना चाहिए, अगर ये आर्म है, देखो आर्म में आर्म जोड़ेंगे तो आर्म मिलेगा, यानी अगर ये वाला बंदा डिस्प्लेसमेंट है तो ये बंदा भी क्या होगा, और ये बंदा भी डिस्प्लेसमेंट। कैसे प्रूफ करते हैं, 3 लाइन खींच लो, एक लाइन यहां खींचो, एक लाइन यहां खींचो, एक लाइन यहां। अब S का डायमेंशन क्या होगा, L, डिस्प्लेसमेंट का L होगा। इस पूरे का सॉल्व करो, पूरे का। U का डायमेंशन क्या होगा,
एल टी माइनस वन, यू मतलब होता है वेलोसिटी, और बगल में एक टी है, टी से टी खत्म हो जाएगा क्योंकि टी माइनस वन और टी प्लस वन है, तो क्या बचा बताओ, एल। यानी अगर ये आम है तो ये भी आम है, बिल्कुल सही। अब इसको निकाल के देखते हैं, 1/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर बगल में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, ये तो याद रखना पड़ेगा, और टाइम का स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर गया, तो यहां भी क्या आया, एल। यानी क्या प्रूफ हो गया कि आर्म इक्वल टू आर्म प्लस आर्म, यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टर्म्स राइट हैंड साइड, मतलब डायमेंशन ऑफ टर्म्स इन LHS इक्वल टू डायमेंशन टर्म्स इन RHS। जो डायमेंशन LHS में है वो सेम डायमेंशन RHS में है, बस खेल खत्म। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में वो डायमेंशन राइट हैंड साइड में। 1/2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर के डायमेंशन नहीं होते, कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, नहीं लिखा जाता। कांस्टेंट जो होते हैं ना, कांस्टेंट ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, जैसे k हो गया, 1/2 हो गया, मतलब जो भी कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे 1/2, 5, 11, 1, 7, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशन नहीं होता। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, वी कैन इजीली चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। अब देखो यह है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ना, जिसमें हमें डायमेंशन का यूज करना आना चाहिए। तो हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहला यूज होता है हमारा कि भाई हम चेक करते हैं, चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, हम डायमेंशन की हेल्प से चेक करते हैं, और ये हम करते आ रहे हैं और हमारा ये बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, ये हमने सीख भी लिया है पिछली बार क्वेश्चन करके। अब होता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जंप कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि बताओ यार, कहीं पर लिखा है 100 सेंटीमीटर, ये कितना मीटर होगा, मतलब ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आपको पता होगा तो सीजीएस का पार्ट है। सीजीएस सुना है किसी ने? सीजीएस बड़ा फेमस होता है। सी का मतलब होता है हम मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, जी का मतलब होता है हम मेजरमेंट करेंगे ग्राम में, और टाइम का सेकंड। तो ये सेंटीमीटर वाला है ना, तो सीजीएस सिस्टम है। लेकिन मुझे देखना भैया कितने मीटर होंगे, कितने मीटर है मीटर, तो मीटर जो है होता है एमकेएस। एमकेएस भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ये ना कहीं ऐसा यूनिट में है, ठीक है। ऐसा यूनिट हमारा यही होता है कि मास किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ पर एम का मतलब होता है मास, बहुत सिंपल, ठीक है। सॉरी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसी का कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरी तरफ बहुत तेज, आपका है ना, नहीं समझे, ये जो चांद सितारे हैं वही मैं उधर देख रहा था, थोड़ा वो हो गया। तो एम का मतलब यहाँ पर है मीटर, सॉरी फॉर डैट। के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है सेकंड। तो देखिए, अगर हमसे कोई बोले कि भाई हमें सीजीएस से एमकेएस में जाना है तो कैसे जाओगे, तो ये सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, और एक और एप्लीकेशन है थर्ड, और चैप्टर हो जाएगा बाय बाय। सो अभी फिलहाल फटाफट गेट थोड़ा लगा दो कि धक्का मार दो बस तेज से, और उसे बोलना खुले ना, नहीं खुलेगा, ठीक है। सुनो, देखो अब कहानी यह है कि यूनिट कन्वर्जन करने के लिए कुछ बेसिक्स बातें हमें याद करनी पड़ेगी, याद, क्योंकि भाई ये सब हम पहली बार सुनेंगे। जैसे किसी ने कहा डाइन, डरना नहीं है, डाइन से नहीं डरते, ठीक है। डाइन बोलेगा आपसे अर्ग, दो चीजें बहुत यूज होगी, डाइन और अर्ग। डाइन कुछ नहीं है, डाइन आपका फोर्स का यूनिट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट, यानी कि समझे कि फोर्स को सीजीएस में, ऐसा ही में नहीं, सीजीएस में डाइन लगाते, वैसे अर्ग होता है आपका एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट है ना, एनर्जी का, फोर्स एनर्जी का होता है सीजीएस यूनिट। तो ये सीजीएस होते हैं। लेकिन अगर हम बोले, छोटी सी बात यहीं पर, अगर आपसे बोले न्यूटन, तो न्यूटन क्या है बताओ, फोर्स की एमकेएस यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट है बेसिकली ना, ऐसा यूनिट है ये। और जूल क्या है, जूल बताओ, जूल इज एनर्जी की ऐसा यूनिट। तो हमारे ये बस इतना सा लिख लो, और छोटी छोटी बातें तो याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले फोर्स के लिए डायमेंशनल क्या होता है, ml/t-2, एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या होता है, ml²t-2। इतना चीज याद है तो हम बहुत बढ़िया से कर लेंगे, नोट कर लो फटाफट, धूम मचा देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे आज। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है यूनिट कन्वर्जन का, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल, पहले आप ये देखोगे कि आपको कहां से कहां जाना है।
मान लो मुझे किसी ने बोला कि बताओ भाई कि मान लो ऐसे बोल दिया 1 डाइन, मेरे पास एक डाइन है, उसको मुझे न्यूटन में ले जाना है, न्यूटन में, तो भैया कितने न्यूटन होंगे एक डाइन के अंदर? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, चलो एक नहीं तुम 6 ले लो, चलो 6 डाइन के अंदर कितने न्यूटन होंगे? न्यूटन कितने हो गए? समझते ना भाई कि 100 मीटर इतने सेंटीमीटर है, 10 किलोमीटर इतने मीटर है, वैसे ही तो मुझे यूनिट कन्वर्ट करना है। साफ दिख रहा है सीजीएस से एमकेएस में जाना है, तो पहला स्टेप होगा कि आप लिख दोगे यार मेरे को ना सीजीएस से एमकेएस में जाना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है MLT, यहाँ लिखना है MLT माल्टा, ठीक है, MLT ऐसे लिख, वैसे बता रहा हूँ। फिर यहाँ M1 L1 T1 M2 L2 T2। अब यहाँ पर खास बात देना है कि यहाँ पर ये सीजीएस है, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये सीजीएस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीजीएस में हम लिख करेंगे कि मास जो होता है ना ग्राम में होता है, लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और टाइम होता है सेकंड में। पर एमकेएस में जो मास होता है वो केजी में होता है, लेंथ होता है आपका मीटर में, और टाइम होता है सेकंड में। ये ऐसा लिखना है। फिर यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 6, और मुझे यहाँ निकालना भाई कितना होगा, यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी। अब हम N2 के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब तुम बोलोगे सर इसकी कहीं कहाँ से आया फॉर्मूला, तुम्हारा ये काम ही नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में कहा गया है कि इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, बस आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप हायर स्टडीज करोगे, मैं कह रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद का खाना भी खा लोगे, 2 दिन बाद का खाना भी नहीं खा सकते ना, तो सिंपल है कि अभी हमें बस याद रखना है कि N2 जब भी निकालना होगा हमें तो ऐसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर N1 होगा और इसके मल्टीप्लाई में होगा M1/M2 का रेशियो, और इसकी कुछ पावर होगी A, L1/L2 का रेशियो पावर B, और T1/T2 का रेशियो पावर C। अब तुम्हारे मन में होगा ABC कहाँ से आएगा ये? तो कुछ भी नहीं है, ये डाइन है। डाइन का मतलब क्या होता है? फोरस। क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है? MLT-2। तो M1 L1 T-2, तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 1 हो जाएगी, और C की वैल्यू -1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है, फटाफट। तो गाइज हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत सुंदर क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग सा है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कि भैया 1 न्यूटन कितना डाइन होगा। तो सेम स्टेप ऐसे एक लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद हम सोचेंगे कि सर आगे क्या करना है। तो बहुत सिंपल है, न्यूटन दिखते मन में आया कि MKS, डाइन दिखते मन में आया कि जाना हमको CGS, तो हम बोलेंगे भाई हमको MKS से CGS में जाना है। और जब MKS से CGS में जाना है तो क्या किया जाए? सर ने कहा था लिख दो माल्टा, MLT। यहाँ क्या लगाना है बताओ? M1 L1 T1 M2 L2 T2। फिर सर ने कहा था भाई एक और काम करना है, देख लो कि पहले वाले में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 1। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1, और हमें इस N2 की पहचान है। अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पर ये MKS है, तो यहाँ पर जो मास होगा वो केजी में होगा, लेंथ किस में होगा? मीटर में होगा, और टाइम किस में होगा? सेकंड में। ये सीजीएस में मास ग्राम में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप तो बस हम धूम मचा देंगे। हमें लिखना है N2, पर एक गलती मत करना, पिछली बार क्वेश्चन अलग था, पिछली बार ऐसा था सीजीएस से, इस बार अलग है, तो चीजें बिल्कुल लॉजिकल चल रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ N1 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। और फटाफट देख लो डाइन, न्यूटन है, न्यूटन हो या डाइन हो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? फोरस। क्या मतलब है इसका? फोर्स का क्या मतलब होता है बताओ? M1 L1 T-2 A1 B1 C-2। तो दोस्तों क्या मैं कंजूसी कर लूं? हाँ जी कर लो सर कंजूसी। मैं अगला स्टेप ले जा रहा, 1 पावर 1 -2। अब N1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1। M1 कितना है? 1 किलो। दिख रहा है आपको? केजी में है। कितने में? M1 केजी में है, और M2 किस में है? ग्राम में। L1 किस में है? मीटर में, और L2 कितना है? सेंटीमीटर में। T1 कितना है? सेकंड में। T2 भी कितना है? सेकंड में, पावर इसकी 2। अब देखिए दोस्तों गजब की बात होने वाली है, ये तो जीवन भर के लिए कट जाएगा, क्योंकि सेकंड कट के वो खत्म हो जाएगा। 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो, गेम ओवर। अब दोस्तों हम यहाँ फंस गए, केजी। अब देखिए एक यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ग्राम है। हमेशा ध्यान रखना कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो उसको हम 1 केजी मान के 1000 ग्राम लिख देंगे, और नीचे 1 ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। यहाँ पर मीटर है, इसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी 1 सेंटीमीटर है, कट जाएगा। मतलब आप इसको खोलोगे, आप इसको भी खोलोगे, फिर यहाँ से आएगा N2। तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो यहाँ पर पावर 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से हो गया 1000 यानी 10 की पावर 3, यहाँ से हो गया 100 यानी 10 की पावर 2। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, बेस सेम पावर एट 10 की पावर 5 इज इक्वल टू N2। सो हमने क्या सीखा? हमने सीखा N2 की वैल्यू 10 की पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन जब डाइन में जाएगा तो 10 की पावर 5 डाइन बन जाएगा, यानी 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, क्योंकि N2 हमारा किसका वैल्यू है? डाइन का वैल्यू। गॉट द पॉइंट? सो वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे और आप चौंक जाएंगे कि अरे यार क्या बात है। आगो, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात सबको पता होना चाहिए कि किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो किलो को हमने लिख दिया 1000 ग्राम, और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि नीचे का ग्राम और ऊपर का ग्राम कट जाए। आप काटने के लिए सेम यूनिट रख करना पड़ता है ना, तो ये तो बहुत लॉजिकल है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे लिए एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है 1 जूल
कन्वर्ट करना है कि 1 जूल कितने अर्ग होंगे। अर्ग, अब अर्ग का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ये आप अभी करके मुझे दिखाएंगे। फटाफट करके दिखाओ, जूल से अर्ग में जाना है। मैं आंसर बता रहा हूं, ऐसे सारे बच्चों से हो गया, अच्छी बात है। जब n2 निकालोगे आप तो 10⁻7 आएगा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, और ना मिले तो गूगल कर लेना, लेकिन खुद भी तो करोगे, या तुम्हें बिल्कुल वो बना के रखे हम कि हर चीज हम कराएंगे, अब तुम दिमाग नहीं लगाओगे, फिर एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, डन। चलो, इसके बाद जो होना था वो तो हो गया। इसके बाद हमारा एक लास्ट इसमें टॉपिक पता है क्या होता है क्वेश्चंस के रूप में? डेरिवेशन वाला टॉपिक, जो भी मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन है कि अगर भाई साहब ऐसा यूनिट के अंदर, यानी एमकेएस मान लो, फिलहाल के लिए मानने में क्या जा रहा है, एमकेएस के अंदर जी की इतनी वैल्यू होती है, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सीजीएस। सीजीएस में क्या वैल्यू होगी? तो हम कहेंगे देखो भाई, हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर हमें जी की वैल्यू दी हुई है इन लोगों ने 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो ये हमें पता है कि भाई ये ऐसा यूनिट है, पर मेरे को किस में जाना है? मेरे को जाना है सीजीएस में। तो मुझे पता है सीजीएस में 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन। 1 किलो अगर मान लो मीटर है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया हमें ना अब सीजीएस में जाना है। तो यहाँ पर अगर न्यूटन है तो उसको डाइन करना पड़ेगा, मीटर है तो सेंटीमीटर करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम करना पड़ेगा। तो केजी का मतलब होता है 10⁻3 ग्राम। तो कुछ नहीं करना, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर कर देना बस। तो देखो जी होगा 6.67 10⁻11, न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁻5 डाइन, तो 10⁻5 डाइन आ गया। फिर है मीटर का स्क्वायर, तो मीटर को हमें सेंटीमीटर करना है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आएगा। फिर बगल में क्या है बताओ? kg की पावर -2, 10⁻3 ग्राम की पावर -2, सॉरी, समझे? तो यहाँ से आंसर कितना आएगा देखो, 6.67 10⁻11, यहाँ 10⁻5 है, ठीक है, यहाँ है 100, ये 10⁻2 है, और यहाँ के नहीं 100 नहीं है, गलत 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो 100 2 बार, तो यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ 10⁻3 की पावर -2, 10⁻6, और बगल में है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, तो डाइन आएगा, डाइन यहाँ पे आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, पता नहीं बात, और ये ग्राम का क्या आएगा -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो जी की वैल्यू कितनी आ गई 6.67 10⁻11, और ये 5 4 9 में से 6 गए 3, तो 10⁻3 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, तो ये कितना हो जाएगा 6.67 10⁻8, वही डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तोता उड़ जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तोता ना हो तब भी उड़ जाता है तो पक्का उड़ना ही है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात कहूँ मैं, आज के टाइम के लर्निंग में और पहले के टाइम के लर्निंग में बहुत फर्क था। पहले ऐसा था कि टीचर आते थे और कहते थे बोर्ड पे ऐसे लिख देते थे क्वेश्चन, वो टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते थे कि भाई ये है, बोर्ड पे वो क्वेश्चन लिख देंगे, कोई आया क्या, अपने आप खुल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे ऐसे बस हो गया, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं है ये, छोड़ो। तो बोर्ड्स पे क्वेश्चन लिखते थे और कहते थे खुद करो, एक क्वेश्चन में पूरी क्लास तक निकल जाती थी, यकीन मानो, सच बोल रहा हूँ मैं। ट्यूशन की बताऊँ तो मैं ज़्यादा ट्यूशन गया नहीं हूँ, और जितने दिन भी गया हूँ, ठीक है, ऐसी जितने दिन भी गया हूँ मैंने ये फील किया है, वो एक क्वेश्चन लिख देते थे, कहते थे करो इसको, और अपना बैठ के कुछ नहीं कर रहे। हमें लगता था कि हमारे ये सर, सच बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता था ऐसा, ये सर तो हमारे पैसे खराब कर रहे हैं, हम इनको पैसे देते हैं और ये बस क्वेश्चन देते, कहते करो, खुद तो कराते नहीं, खुद मेहनत नहीं करते। हम 4 दोस्तों ने मिलकर टोली बना लिया, हमने सर को शिकायत करने चले गए। हमने कहा यार सर ये तो आप कहते हो करो, आप तो कुछ करवाते नहीं हो। लेकिन यकीन मानो, ही वॉज द ग्रेटेस्ट टीचर इन माई लाइफ। उन्होंने हम लोग को ऐसा बना दिया, खुद करो करके। मेरी बात समझ रहे हो? इंसान अगर जीवन में आगे बढ़ेगा तो खुद करके ही बढ़ेगा, ये बात उनको पता थी। हमें कब रियलाइज हुआ? जब हम बहुत बच्चों से, लाखों करोड़ों बच्चों से अलग है। अब यकीन नहीं मानोगे, टाइम था कि जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते थे, ऐसी क्लास में बैठे हम दोस्त लोग ऐसे हो गए थे, बहुत गजब बन गया था हम लोग का दिमाग। मैथ्स के अलजेब्रा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जिससे लोग डरते थे, वो मैं ऐसे सॉल्व कर देता था, मतलब ऐसे टाइम तो लगता था 2-3 मिनट, लेकिन सॉल्व हो जाते थे। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये था कि दिमाग ही ऐसा बन गया था। सर कहते थे, क्वेश्चन लिखते थे और कहते थे भाई खुद करो, ऐसे बता देते थे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि देखो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब 4 क्वेश्चन लिख दिया, बोला खुद करो। पूरी क्लास हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में खुद का दिमाग लगाते थे, जब तक आंसर ना आए करते रहो। और खुद करने से बहुत फायदा होता है। आज की लर्निंग कैसे हो गई है कि सब कुछ टीचर करा के देगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय टीचर। भाई वही कर रहा है, आपने नोट किया उसको बस, उसके बाद आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती है। और जो बच्चे ऐसे हैं कि टीचर ने पढ़ाया और खुद एफर्ट्स नहीं लगा रहे, मान लो आपको मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन कराए, अभी आपका फर्ज बनता है कि आप कोई रेफरेंस बुक लो, पैसे मत बचाओ, पढ़ाई में कभी पैसे नहीं बचाने, जहां पैसे लगने वहां लगाने, भूखा रह लो लेकिन पढ़ाई करो, पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो आपका फर्ज बनता है कि आप कोई रेफरेंस बुक लो, अब आप रेफरेंस बुक लो, उस बुक से आप उस टाइप के क्वेश्चन करो।
कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ गए तब भी खुद से करो, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गए तब भी खुद से करो, उनके मेथड को समझो, उनको रटो, उनको याद करो, या जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ टीचर के भरोसे रहते हैं उनका जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हम आपको 2 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है वैसे उसी कॉन्सेप्ट पे 8 क्वेश्चन आप करो, 4 क्वेश्चन आप करो, 3 क्वेश्चन आप करो, वरना मैं कौन हूं भाई? मेरा पढ़ाने का काम है, जीवन भर चलता रहेगा, आप लोग पीछे रह जाओगे। आपका बैच जाएगा, दूसरा बैच आएगा, दूसरा बैच जाएगा, तीसरा बैच आएगा, वो तो चलता है, लेकिन आप रह जाओगे वैसे के वैसे। तो खुद की लाइफ में बदलाव चाहिए तो खुद ही लाना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं हम उस महान टीचर से पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। भाई महान टीचर आपको रास्ता दिखाएगा, सब टीचर का एक ही काम है, रास्ता क्लियर करना। भाई रास्ता क्लियर है, अब तुम चल नहीं रहे, तुम चलना ही नहीं चाहते हो तो गड़बड़ है। लैक ऑफ प्रैक्टिस विल किल यू, पक्का बोल रहा हूँ। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ, बस खत्म है खेल। तो बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना कैसे काम करना है कैसे नहीं काम करना। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जितना मेरे हक में है, जितना मुझे लग रहा है। अब ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते थे, पता कैसे? मान लो ये क्वेश्चन आप जाओगे किसी भी रेफरेंस बुक में, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी रेफरेंस बुक में दिख जाता। आप क्या करते हो, आप सॉल्व करते नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन देखते, और सॉल्यूशन देखते पता जाता अच्छा उसने बस वैल्यू पुट किया, क्या बात है, तो आसान है, खुद ही सीख जाते। अरे हमने भी कौन सा किसी ने हमें सिखाया, हमने तो किताबों से करके सीखा है। तो प्लीज प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं पा सकते। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं पा सकते, सच है। चलो काम की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि भाई आगे बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में, लास्ट हमारा टॉपिक है, फिर चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। लास्ट हमारा टॉपिक क्या होता है कि भाई रिलेशन ड्राइव करना, रिलेशन या फिर फॉर्मूला, थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। रिलेशन या फिर फॉर्मूला ड्राइव करना। वो ऐसे बोलेंगे आपसे, पता क्या बोलेंगे? देखो वो बोलेंगे यार कोई चीज है, मान लो किसी कोई टाइम है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कहेंगे देखो एक ना पेंडुलम है, पेंडुलम सुनो, ये कोई पेंडुलम है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन में हमने पहला पढ़ा चेक कैसे करेंगे फॉर्मूला सही कि नहीं, दूसरा पढ़ा हमने यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तीसरा पढ़ रहे रिलेशन या फॉर्मूला मेकिंग। वी कैन ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव द फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। समझा रहा हूं, देखो जैसे मान लीजिए एक बॉल है, बॉल, उस बॉल का कुछ मास है m, उस बॉल को हमने रस्सी से टांग दिया, रस्सी से, और हमने इसका नाम रख दिया सिंपल पेंडुलम। हमने कहा यार ये सिंपल पेंडुलम है, मान लो, ठीक है, ये कोई सिंपल पेंडुलम है। अब कहा जाता है कि मान लीजिए इसका लेंथ है l। आप कहते हैं कि एक पेंडुलम, समझते हैं पेंडुलम क्या होता है? जो घड़ी के नीचे ऐसे ऐसे लटका रहता है। तो कह रहे हैं कि जब पेंडुलम चलेगा तो मान लो पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, तो आगे जाएगा ऊपर, फिर यहां लौटेगा। तो जब पेंडुलम, देखो पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ और लौट के यहीं आ गया, तो इसको बोलते हैं टाइम, वन साइकिल। मान लो आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ और घूम के यहीं लौट गया, तो हम कहते हैं भाई ये जो टाइम लगा यहां से स्टार्ट होने पे और घूम के यहां आने में, जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई जो टाइम है, टाइम वो लेंथ पर डिपेंड करता है, इस लेंथ पर टाइम डिपेंड करता है, वो जो टाइम है, टाइम वो इस मास पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो साइन है, साइन, इस साइन का मतलब समझा दूं मैं आपको। इस साइन का मतलब होता है डिपेंड करना, डिपेंड, या फिर कई बार इसको प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। डायरेक्टली या इनवर्सली बात की बात है, प्रोपोर्शनल भी नाम होता है, डिपेंड भी नाम होता है। तो ये कह रहे हैं कि टाइम लेंथ पर डिपेंड करेगा, टाइम मास पर डिपेंड करेगा, कितना टाइम लग रहा है। और कह रहे हैं कि भाई टाइम जो डिपेंड करेगा वो एक और बात पर डिपेंड करेगा, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। जहां पर जी को डिफाइन किया गया है, जी को बोला गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया जी को। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जी को बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने कहा यार अब इसको कैसे ड्राइव करेंगे हम, तो बहुत सिंपल है। अब वो कह रहा है कि भाई टाइम लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, टाइम मास पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। जी का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन, मैं आपको पहले समझा दूं, जी का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अब वो कह रहा है भाई इन सब बातों पर डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं जी के बारे में, पढ़ा है 9th में पर भूल गए होंगे, लेकिन हम दोबारा पढ़ेंगे बातों को। अब कहानी ये है कि अब हमसे बोल रहा है कि बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। वो वर्ड्स में क्या बोल रहा है कि टाइम एल पे डिपेंड करता है, टाइम एम पर डिपेंड करता है, टाइम जी पर डिपेंड करता है, पर फॉर्मूला क्या होगा? बोलेगा फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालो, टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालो, टाइम पीरियड बताओ क्या बनेगा। तो हम कहते हैं देखो यार ऐसे क्वेश्चन का बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप कुछ नहीं करते, जो भी चीजें उनके ऊपर पावर मान लेते हैं ABC, और इन सबको कर देते हैं कंबाइन। बताऊंगा मैं, कंबाइन करने पे ऐसा हो जाएगा, ये T इज इक्वल टू, जब इस साइन को हटाएंगे ना, इस साइन को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है K, तो ये हो जाएगा LAMBGC। बस अब इसके बाद बड़ा आसान तरीका है, ये आपका मेन इक्वेशन होगा जिसको आप इक्वेशन 1 बोलेंगे। इसके बाद आपको ABC फाइंड करना होता है जो आपने खुद से माना है। कैसे फाइंड करते हैं? तो बहुत सिंपल तरीके से, आप एक लकीर खींचो, आप बोलो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ बोल दो राइट हैंड साइड, और एक चीज निकाल लो कि अगर ये T है, T, तो यहाँ पर T की पावर 1 होगा। डायमेंशन लिख रहा हूँ, डायमेंशन, यहाँ पर मास नहीं है और लेंथ भी नहीं है, तो M0 L0 T1। पर इस साइड देखो कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे बाद में। फिर आप बोलोगे लेंथ, तो LA है ना, इक्वल टू रख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, LA। मास क्या हो जाएगा? MB। G मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? LT माइनस 2 की पावर C। तो यहां से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ओहो क्या बात है, अब तो हो ही गया बस। यहाँ LA है, MB है, LC है, T माइनस 2C है, क्योंकि C से हमने मल्टीप्लाई किया है, L से भी हुआ है
और समझे, ये सी है, इस पे भी आएगा, एल पे भी आएगा और 2 के बगल में भी आएगा पावर। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ एक एल ए है, एक एल ए है, तो एल हो जाएगा ए प्लस सी, बेस सेम पावर एड, और यहाँ हो जाएगा एम बी टी माइनस 2 सी। समझा रहा हूँ, वेट करो, समझा रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चीजों को समझना है। आपको इधर एम एल टी है, यहाँ भी एम एल टी बनाना है, जो भी बेस सेम पावर एड कर देना है। उसके बाद बड़ा सिंपल स्टेप होता है, पता है क्या, आपको पावर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन अगर करोगे तो कंपैरिजन करने से क्या मिलेगा कि a प्लस सी 0 के बराबर है, a प्लस सी 0, जो b है b वो भी 0 के बराबर है, b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और जो माइनस का 2c है वो 1 के बराबर है, माइनस 2c इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको c मिल गया -1/2, दिख रहा है आपको b मिल गया 0, और a कितना होगा बताओ, a है माइनस c के बराबर और c की वैल्यू -1/2 है, a माइनस c, तो a कितना आ गया 1/2। तो हम कहेंगे दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला था मेन, तो हम बोलेंगे देखो टाइम का जो फॉर्मूला ये आया, एक कांस्टेंट होगा, l की पावर आई है 1/2, a आया है 1/2, b आया है 0, तो m तो 0 बन गया, खत्म ही हो गया, और g की पावर c आया है -1/2, तो यही टाइम का फॉर्मूला है। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में तो समझोगे, अभी समझ में आएगा ज्यादा। क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, क्वेश्चन क्रेडिट गोज टू एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का है। आप क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब, बॉब मतलब बॉल, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो बॉब है, उसके पास एक बॉब है, दैट ऑसिलेट्स, ऑसिलेशन करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेशन करता है। सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड का मतलब होता है टाइम, होता है टाइम पीरियड की बात की जा रही है यहाँ पर। सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, सपोज द टी डिपेंड्स मास, तो इस बार m की पावर a, सपोज द टाइम डिपेंड्स लेंथ l की पावर b, सपोज द टाइम डिपेंड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c। तो बोल रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन करो फॉर इट्स टाइम पीरियड की डेरिवेशन करो। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने बता दिया था, हमें कुछ नहीं करना, हमें अगली बार लिखना है कंबाइन करके क्या आएगा, k ma lb gc, ma lb gc, और इसको मान लेना है आपको इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, सबको सबकी डायमेंशन लिखनी है। चलो डायमेंशन क्या होगी इसकी, m 0 होगा, l 0 होगा, बट t 1 होगा। k की डायमेंशन होती नहीं है कांस्टेंट की। मास की डायमेंशन क्या होगी बताओ, m ही होगी। l की डायमेंशन l ही होगी। g यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है l t माइनस 2 की पावर c, तो यहां से हो जाएगा m0 l0 t1, यहां से हो जाएगा ma lb, यहां से l का एक c आएगा, है ना प्यारे बच्चों, इसी यहां पर मल्टीप्लाई होगा, lc भी आएगा और t माइनस 2c। अब यहां से कुछ नहीं करना आपको, यहां पर जैसे mlt लिखा है यहां भी mlt बनाओ, तो ma है, l है, b प्लस c, अरे बेस सेम पावर एड, सबको पता है बात, जब बेस सेम हो तो पावर एड होता है, और t माइनस 2c। फिर आप बोलोगे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, भैया मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूं, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, हम डायमेंशन एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा बताओ, हम पावर कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे, हम बोलेंगे कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों कंपैरिजन, मुझे बताओ ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है 0, बहुत सुंदर मेरे दोस्तों, क्या बात है, धूम मचा देंगे। तो हमारा ए आ जाएगा 0, क्या बात है, बी प्लस सी भी 0 के बराबर है, और हमारा -2c 1 के बराबर है, c -1/2, b प्लस का 1/2 आएगा, पता है बात, क्योंकि उधर जाके हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे a 0 है, b 1/2, c 1/2, तो यहाँ पर आएंगे हम पुट कर देंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन को हमने अलग तरीके से किया है, पिछली बार हमने l की a माना था, पता है आपको, तब भी आंसर सेम ही आएगा, देखना a 0 आया आपका, है ना, तो मास खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, टाइम का आंसर आएगा k मास 0 के खत्म हो गया, l का प्लस 1/2 आया, हमारा b 1/2 आया, और c क्या है हमारा बताओ, -1/2। तो देखो t हो गया आपका k, मास खत्म हो गया, l 1/2, g -1/2, तो हो गया k, l के ऊपर रूट लगेगा और g के ऊपर भी रूट लगेगा, पर नीचे लगेगा ना, माइनस का मतलब नीचे रूट लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया देखो, k रूट l/g। और तुम्हें बता दूं, जब आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि इस k की वैल्यू ना, k की वैल्यू 2 होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले लोगों ने दिया हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, करना है तो कर लो, तो आंसर आ गया 2 √l/g। देखा लग रहा है क्या फॉर्मूला, दिस इज वेरी फेमस फॉर्मूला। चलो कोई नहीं, तो ऐसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का हम डेरिवेशन कर सकते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन की डेरिवेशन और करनी हो, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन क्या, अरे लगा ही नहीं, लगा देना। देखो अभी हम एक क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है r, एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है v और उसका मास है m, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, और जब भी एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सुना है कि देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो पावर क्या मानोगे, a। मान लो रेडियस पे डिपेंड करता है, पावर क्या मानोगे, b। मान लो मैं कहता हूँ मास पर डिपेंड करता है, पावर क्या मानोगे, c। फिर आप बोलोगे अच्छा मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना है।
आई हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट VA RB MC। अब आप बोलोगे भैया देखो, अब आप बोलोगे वही वाला खेल खेलना है, कौन सा वाला बताओ, डायमेंशन वाला। फोर्स का हो जाएगा M1 L1 T-2, कॉन्स्टेंट बाहर में जाए, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 की पावर A, रेडियस समझते हो डिस्टेंस L की और B MC। तो यहाँ से हो गया M1 L1 T-2, यहाँ से हो जाएगा LA T-A दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, LB MC। देखो बहुत सिंपल और लॉजिकल बात है, आपको अपने एफर्ट्स तो लगाने ही, M1 L1 T-2 LA प्लस B, बेस सेम पावर है MC T-A। अब पावर कंपैरिजन करो भाई, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन से क्या आ रहा है A प्लस B 1 के बराबर, देखो ध्यान से देखो, अरे देखो भैया A प्लस B 1 के बराबर, तो A प्लस B है 1 के बराबर, C किसके बराबर है C भी 1 के बराबर, ठीक है। A किसके बराबर है -A -2 के बराबर, तो A कितना आ गया A2 आ गया, तो 2 प्लस B इज इक्वल टू 1, B कितना आ गया -3, किसने बोला है, आपको मिलेगा नोबेल पुरस्कार, आपने बोला था। तो B हो गया -1, A हो गया 2 और C कितना हो गया 1। तो ABC की वैल्यू कहाँ डाल दे बताओ, यहाँ डाल दे हम, चलो ABC की वैल्यू डाल देते हैं अपने इक्वेशन में, जो हमारा मेन इक्वेशन है ये। तो हम कहेंगे हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया, K तो कांस्टेंट है, तो मैं बता दूं यहाँ पर K की वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू कितनी होती है 1। तो V की पावर A मतलब V की पावर 2, R की पावर B -1, M की पावर C MC C इज इक्वल टू 1। तो फोर्स हमारा बन गया mv²/r, और तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा ये फॉर्मूला, देखा किसी ने, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे हुआ बताओ, R माइनस है ना, नीचे आ गया m × v²। देखो ऐसे होते हैं फॉर्मूले भी बना सकते हैं हम, तो डायमेंशन की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आप तैयार कर लेना एक और चीज, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है डायमेंशन की, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते। जैसे पहला, कांस्टेंट के बारे में बोलता ही नहीं कुछ, कभी कांस्टेंट 1 है, कभी कांस्टेंट 2 पाई है, कभी कांस्टेंट 6 पाई हो जाएगा। तो डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है, ये कहां फेल होता है, इट डू नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तीसरा, ये हम ऐसे फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे कभी ऐसा फॉर्मूला आ जाए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², आप ऐसे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। वी कांट ड्राइव द फॉर्मूला विच इंक्लूड्स, है ना, मोर टर्म्स, उसमें ज्यादा टर्म्स होते तो ड्राइव नहीं कर पाते हम। इसमें देखो U भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो ये लिमिटेशन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप ये लिमिटेशन तैयार कर लेंगे, मेरा काम था आपको न्यूमेरिकल्स को सिखाना कि हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है। फटाफट इसे नोट कर लो, कहाँ गया दोस्तों, ये वाला एक बार नोट कर लो एक बार अच्छे से, और इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और अपडेट ये है कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के 2 चैनल है मेरे, मुनील सर फिज़िक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, जिसके ऊपर PYQ डिस्कशन, जिसके ऊपर नोट्स और बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ 11th क्लास के लिए। तो मुनील सर फिज़िक्स और मुनील सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ आने वाला है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उस पर NCERT के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर सॉल्व करूंगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा, नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, नोट्स बनवा रहा हूं। तो उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ और मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बहुत सारा प्यार।